हमारा ये आज तीसरा सेशन है कायनात की तरफ के बारे में। हाफिज सर ने पिछले सेकंड सेक्शन में हमें बताया कि जैसे ये कायनात है मिट्टी में, ये हमें कब और किस तरह मालूम पड़े। इसके अलावा एक खातून बहुत मशहूर खातून जिनका नाम मैंने बताया डेविड विलियम स्टार डिस्कवरी। इसके साथ साथ हमें पिछले सेशन में ये भी इंफॉर्मेशन मिली बिग बैंग हुआ और उसके बाद किस तरह एनर्जी और किस तरह से पार्टिकल्स बने, एटम्स बने, एलिमेंट्स बने, और सबसे पहले स्पेस और टाइम, ये सब हमने पिछले सेशन में जाना। इस तीसरे सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानते हैं प्रोफेसर वाकिफ सर से हम लोग हमें आगे मज़ीद क्या बताएं। जी सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं और माइक आपकी तरफ है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स बनी, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे। अब यहाँ से बात को हम आगे लेके जाएंगे। ये नतीजा हमने ज़रूर निकाल लिया था, ये मतलब हम इस रिज़ल्ट पे पहुँच गए थे कि जितनी भी गैलेक्सीज़ आपको नज़र आती हैं और जो कुछ भी हम यूनिवर्स के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, गैलेक्सीज़ जो हैं, गैलेक्सीज़ के क्लस्टर्स जो हैं, वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और दैट इज़ द इंडिकेशन कि वो कभी करीब भी थे। और मैं थोड़ा सा सिर्फ पीछे से कनेक्ट कर दूं, फिर मैं वापस आज की बात को शुरू करता हूं। अब एक इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि जी इतना बड़ा स्ट्रक्चर एक दूसरे से दूर, इसमें चीज़ें जा रही हैं, हर चीज़ एक दूसरे से दूर जा रही है और कभी ना कभी ये सारा स्ट्रक्चर छोटी सी जगह में बंद भी था, तो फिर मुझे ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतनी छोटी सी जगह में या बहुत लिमिटेड स्पेस में ये पूरी यूनिवर्स कैसे कैद थी, कैसे ये उस जगह में मौजूद थी। तो उसका रिजल्ट हमने ये निकाला कि जिस तरह आज मैटर नज़र आता है हमें, जब ये यूनिवर्स एक जगह में बंद थी, एक जगह में कैद थी, तो मैटर इस शक्ल में नहीं था, मैटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की शक्ल में होना चाहिए। और पार्टिकल्स को भी एक हद से ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं किया जा सकता, तो फिर आप ये माने कि यूनिवर्स जो है वो फिर एनर्जी की शक्ल में पैदा हुई है और शुरू में भी एनर्जी की शक्ल में थी। तो अब हम आ जाते हैं जनाब उस मोमेंट से हम अपनी बात शुरू करते हैं, उस लम्हे से हम अपनी बात शुरू करते हैं कि जहां यूनिवर्स जब बनी है, द मोमेंट जिसको आप कहते हैं बिग बैंग। ठीक है जी, आज हमारी डिस्कशन उस जगह से स्टार्ट होगी जहां से यूनिवर्स बनी है, और ऑनवर्ड्स हम जाएंगे और देखते हैं कि जी हम यूनिवर्स की क्रिएशन के बाद के जो स्टेजेस हैं उनको हम कितना समझ पाते हैं और कितना हम आगे जो है वो बढ़ पाते हैं। अब बस मेरी यही आपसे डिमांड है कि जी तवज्जो से सुनना, देखना कि किस सीक्वेंस के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप उसी सीक्वेंस को जहन में ताज़ा रखें और फिर बाद में उसी हवाले से आप क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, अब जो कुछ भी अभी मैं आपसे शेयर करूंगा, ये या जो कुछ भी साइंटिस्ट जो हैं वो हमें बताते हैं, वो ऐसे ही नहीं कह देते, वो ऐसे नहीं हो जाता कि जी मेरा ख्याल ये है कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं होता, ख्याल नहीं होता। हर चीज़ के पीछे ठीक है जी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कंक्लूसिव एविडेंस होता है। एक चीज़ का एविडेंस मिलता है तो हम अगले स्टेप में जाते हैं, उसका एविडेंस मिलता है तो हम अगले स्टेप में जाते हैं। रेपिटिशन होती है, बार बार एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं होती, ये कोई ख्याल नहीं होता कि मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं कि जी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही हुआ होगा। तो अब जितनी बातें मैं आपसे करूंगा उसके पीछे कंक्लूसिव एविडेंसेस मौजूद हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल हवाओं में बातें नहीं हो रही हैं। और चलते चलते, खैर ये मौजू नहीं था हमारा, लेकिन तवज्जो उस तरफ चली गई। ये जो साइंटिफिक मेथड जिसको मैंने कहा है, इसको इन्वेंट करने वाले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इब्न अल हैथम उनको कहा जाता है, जिसको वेस्ट वाले अल हाइजन कहते हैं। इब्न अल हैथम इन्वेंटेड द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट या एक ऑब्जर्वेशन, फिर उसकी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, फिर वहाँ से रिजल्ट निकाल के उसको आगे इम्प्लीमेंट करना। तो आज पूरी साइंस जिस चीज़ के ऊपर चल रही है
It was actually, this method was invented by अल हसन इब्न अल हैतम। कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में तो ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट्स हैं इनकी अचीवमेंट्स पे इंशाल्लाह ताला पूरी एक लेक्चर सीरीज़ जो है इंशाल्लाह उस पर डेडिकेट हम करेंगे। और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि ये मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं इनकी अचीवमेंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूं और आप हैरान हो जाएंगे। आप, आई एम वेरी मच श्योर, आप इतना ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि जितने मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स उस वक़्त कर ली थी कि जितनी अचीवमेंट्स शायद उस पेस से बाद में भी नहीं हुई। खैर, फिर मैं देखें बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, मैं अपने मौजू से हटता जाऊंगा। लेकिन एक मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर गुजरे हैं, जाबिर अल बतानी उनका नाम था। उनके बारे में कहा जाता है, ये सन 900 कुछ में, यानी आज से तकरीबन 1100 साल पहले की बात है, उनके बारे में कहा जाता है कि जाबिर अल बतानी जिस रफ्तार से रिसर्च कर रहे थे, अगर इसी रफ्तार से रिसर्च होती रहती एस्ट्रोनॉमी में और फिजिक्स में तो हम बहुत जल्दी रिलेटिविटी तक पहुंच जाते। लेकिन वो यकीनन वो मामला ख़त्म हो गए बीच में, और रिलेटिविटी जैसी थ्योरी हमें बहुत बाद में जाके मिली है, 1100 साल के बाद जाकर हमें मिली। तो जाबिर अल बतानी की जो कैलकुलेशंस हैं और जो रिसर्च है और जितने मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, अमेजिंग अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। चलें जी, आज के मौजू पे हम आ जाते हैं, यहाँ बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि यूनिवर्स जो है, पूरी कायनात जो है, पूरी कायनात में हर चीज़ शामिल है, ठीक है। मैं शामिल हूँ, ये बोर्ड शामिल है, मार्कर शामिल है, सेल फोन, हर चीज़, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ के ऊपर जो कुछ है, पूरी यूनिवर्स। अगर आप पूरी यूनिवर्स को ब्रेक डाउन करें, इसके छोटे छोटे पीसेस करें, तो आपको पता चलेगा कि पूरी यूनिवर्स टोटल 118 एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है। यानी कहीं 118 कहा जाता है, कभी 119 कहा जाता है, बहरहाल 118 और 119 एलिमेंट्स से ज्यादा और कुछ नहीं है जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया हुआ है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये खुद आगे, यकीनन एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है कि जी एलिमेंट इज अ सेट ऑफ सिमिलर एटम्स, यानी हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट और उसके सारे एटम्स एक जैसे हैं, हीलियम के सारे एटम्स एक जैसे हैं, लिथियम के सारे एटम्स एक जैसे हैं, तो एलिमेंट से मिलकर कायनात बनी हुई। अच्छा, ये एटम्स किससे मिलकर बने हुए हैं? अगर आप इनको ब्रेक डाउन करें तो हमें पता है हर एटम के अंदर 3 किस्म के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि जी पूरी यूनिवर्स असल में 3 किस्म के पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसी की रेपिटेशन से एलिमेंट्स बनते हैं और इन्हीं से हर चीज़ मिलकर बनी हुई है। बट देन अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फर्दर ब्रेक डाउन करें, जो कि हमने किया हुआ है, वी ऑलरेडी हैव डन दैट, तो हमें ये पता चलता है जी देयर आर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स जिनसे फिर ये मिलके बने हुए हैं। लिहाजा अगर हम पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते चले जाएं तो हमें पता चलता है कि हर पार्टिकल मजीद आगे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है वहां से आगे आप चले जाएं तो वो मजीद छोटे पार्टिकल से मिलके वो चीज़ बनी हुई है। सो दैट सिंपली मीन्स कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कुल, अगर हम उसको काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम काउंट करें तो हमारी यूनिवर्स 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बनी, 17 टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनसे हमारी पूरी यूनिवर्स वर्क कर रही है, मिलके बनी है और चल रही है। ये जो 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनका तारुफ ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो बात करनी है उसमें इनका नाम बार बार आएगा, तो इस वजह से इनका तारुफ ज़रूरी है। 17 पार्टिकल्स कौन से हैं जी? इनमें मैं यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि जी कौन कौन से 17 पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ बोर्ड की तरफ थोड़ी सी जी तवज्जो रखें, एंड आई होप आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ। सो जी मैं एक डायग्राम यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, चलें जी डायग्राम की तरफ चलते हैं। चलिए जी, कुछ पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा। सबसे पहले जनाब दिस इज कॉल्ड, पहले मैं ज़रा नाम लिख लूँ फिर मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ जी। सो दिस इज, दीज आर 2 पार्टिकल्स। कोशिश ये है कि इजी बात आपको समझ में आ जाए।
ये जनाब 6 पार्टिकल्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। इन 6 पार्टिकल्स के ग्रुप को, ये जो ग्रुप है पूरा, इसको कहा जाता है क्वार्क्स। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 6 पार्टिकल्स का जो ग्रुप है, ये इनको क्वार्क्स कहा जाता है। नीचे एक और 6 पार्टिकल्स का ग्रुप है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर हर चीज बनी हुई है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये है जी इलेक्ट्रॉन्स, देन वी हैव म्यूऑन्स, फिर उसके बाद टॉ, ये पार्टिकल्स के नाम है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अच्छा जी, उसके बाद दिस इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्राइनो, म्यूऑन न्यूट्राइनो, एंड देन वी हैव टॉ न्यूट्राइनो। तवज्जो रखना जी, ये जो 6 पार्टिकल्स हैं इनको हम कहते हैं लेप्टॉन्स। बहुत तवज्जो। अच्छा बस ये क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह लेक्चर के बाद, ठीक है जी, सब थोड़ा सा इंतज़ार, सिर्फ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा देख लें तो 25 मिनट है। ये जो 6 पार्टिकल्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं, ये वो 6 पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की 6 पार्टिकल्स की वो टाइप है जिनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं किया जा सकता। अगर आगे चल के कोई हमें पता चले कि इनके अंदर भी फर्दर कोई छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो एक बात की बात होगी, फिलहाल तो हम नहीं कर सके। ये वो 6 किस्म के, 6 नहीं कहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 वो पार्टिकल्स हैं कि जिन 12 पार्टिकल्स से मिलकर मैटर फॉर्म हुआ हुआ है, मैटर बना हुआ है, मैटर। ठीक है, ये जो जितना कुछ आपको यूनिवर्स में नजर आ रहा है वो सब कुछ इससे मिलकर बना हुआ है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वो चीजें अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जितना मैटर आपको नजर आ रहा है वो सब इससे मिलकर बना हुआ है। विजिबल मैटर जितना भी है वो ये पार्टिकल्स उसको बनाते हैं। एंड देन वी हैव अनदर सेट ऑफ पार्टिकल्स, वो मैं यहां पर प्लॉट करता हूं। ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स को मैं यहाँ प्लॉट करने लगा हूँ, बस तवज्जो रखना जी। सबसे पहले यहाँ पर एक पार्टिकल है ग्लूऑन, इसका नाम है जी ग्लूऑन। देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल फोटॉन, देन वी हैव जेड पार्टिकल, देन वी हैव डब्ल्यू पार्टिकल्स। ये सारे, और ये जो लास्ट वन है इसका नाम है जी हिग्स। ये जो ग्रुप अभी मैंने बनाया 1 2 3 4 5, ये जो 5 पार्टिकल्स का ग्रुप अभी मैंने बनाया है, इसको हम कहते हैं बोसॉन्स। अच्छा, ये पार्टिकल्स जो हैं ये क्या करते हैं ये पार्टिकल्स? अब ठीक है, तवज्जो रखना, तवज्जो। पहले जरा मैं बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर आपके सवाल जवाब बाद में। एक दफा जरा सुन लें। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कॉज करते हैं। यानी जहां भी मैटर के बीच में इंटरेक्शन कॉज करने की जरूरत पड़ती है वहां ये पार्टिकल्स काम आते हैं। आप कहते हैं ना जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है चार्जेस की वजह से। ये जो अट्रैक्शन है ये असल में पार्टिकल्स की शेयरिंग है। इसका मतलब है दो पार्टिकल्स फर्दर एक पार्टिकल को शेयर करते हैं और उनके बीच में फोर्स क्रिएट होती है। और अगर वो मैं डिटेल में जाऊंगा तो आपको बता सकता हूं कि कौन से दो पार्टिकल किस पार्टिकल को शेयर करते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स जनरेट होती है। लिहाजा जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मजीद पार्टिकल्स को शेयर करते हैं। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जिनको बोसॉन्स कहा जाता है, इनकी शेयरिंग होती है इन पार्टिकल्स के बीच में जिनसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं। अब ये जो क्वार्क्स हैं ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। और ये जो नीचे वाले जो पार्टिकल्स आपके सामने हैं जिनको लेप्टॉन्स कहा जाता है, ये किसी के साथ नहीं मिलते, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। लिहाजा ये वाला जो ग्रुप है जिनको आप क्वार्क्स कहते हैं, सो दैट मीन्स कि क्वार्क्स जो हैं वो अकेले नहीं रहते। क्वार्क्स जो हैं वो मिलकर और बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं लेप्टॉन्स, ये अकेले रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी किसी के साथ मिलकर कोई हैवी पार्टिकल नहीं बनाता, ये जैसा है वैसे ही रहता है। लिहाजा पूरी यूनिवर्स इन पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। इसमें इस पूरे सेट में एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब है होना चाहिए, जो हमें अभी तक नहीं मिला, उसका नाम है ग्रेविटॉन।
ठीक है। ग्रेविटॉन पार्टिकल वो अभी तक हमें नहीं मिला, और अगर ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वो पार्टिकल है जो ग्रेविटी को कैरी करता है, लेकिन बहरहाल वो अभी तक हमें नहीं मिला, इट इज़ नॉट डिस्कवर्ड। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ग्रेविटॉन मिल चुका है, मैंने यहाँ प्लॉट नहीं किया, मे बी मेरी ग्रेविटॉन से कोई दुश्मनी है, तो ऐसी बात नहीं है। ग्रेविटॉन हमने ढूंढा ही नहीं, आज तक हमें मिला ही नहीं है। सो दैट इज़ हाइपोथेटिकल पार्टिकल। ये वाला जो कुछ मैप मैंने बनाया है ये वो है जो हमें मिल चुका है। अच्छा, अब अगर आप इन पार्टिकल्स को समझ गए हैं तो मैं फिर आगे बढ़ने लगा हूँ। यानी मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, ये वाले पार्टिकल्स जो हैं ये मिलकर हैवी पार्टिकल्स बनाते हैं, ये वाले पार्टिकल्स जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और ये वाले पार्टिकल्स इनके बीच में इंटरेक्शन कॉज करवाते हैं। ठीक हो गया। और यूनिवर्स में यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। या मैटर है या मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, ये सारे पार्टिकल्स ऑब्वियसली कहाँ से बने, ये कब बने? ये बिग बैंग में बने। और बिग बैंग में ये कहाँ से बने? ये एनर्जी से बने। लिहाजा जब बिग बैंग हुआ तो उसमें से एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी इन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई। ये पार्टिकल्स अगले हैवी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए। अब बिग बैंग के फौरन बाद इन पार्टिकल्स ने कैसे कैसे अपने आप को कन्वर्ट किया, अब मैं वो आपको समझाने लगा हूं कि बिग बैंग के फौरन बाद के जो टाइम्स हैं उसमें क्या हुआ होगा। और ये कंफर्मेशन है, ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है कि ऐसी हुआ होगा। क्यों कंफर्मेशन है? क्योंकि हमें पता है कि जी ये पार्टिकल्स जो हैं ये एक हद से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, फ़ौरन एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ होगा ये बहुत लिमिटेड टाइम में हुआ होगा, जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। लिहाजा ये मैं यहाँ से रब करता हूँ। ये जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जी, इनको आपने जहन में रखना है। अगर आप भूल गए हैं तो बस मैं आपको इतना बता दूं कि 3 सेट्स हैं पार्टिकल्स के। क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं और ये बोसॉन्स पार्टिकल्स हैं। 3 किस्म के पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब जनाब आते हैं, जैसे ही बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के होने के फौरन बाद क्या इवेंट्स हुए, ये इवेंट्स डेफिनेटली मैं आपको अब यहां समझाने लगा हूं, विद दिस होप कि थोड़ा सा हल्का सा आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स का नॉलेज पहले से है। अगर मैं कहता हूं कि जी 10 रेज टू द पावर -3, तो आई होप आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इट मींस 0.001, राइट। और अगर मैं कहता हूं 10 रेज टू द पावर -6, तो इसका मतलब है 0.000001। सो जितनी 10 की पावर माइनस में उतनी छोटी चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये मेरा ख्याल है जी सारे सबको पता होगा कि 10 रेज टू द पावर माइनस का क्या मतलब है। अच्छा जी, जैसे ही तवज्जो रखना जी, जैसे ही बिग बैंग हुआ, द मोमेंट एनर्जी वॉज रिलीज्ड और यूनिवर्स क्रिएट हुई है, इसको कहते हैं जी नंबर 1, दैट इज कॉल्ड प्लांक्स एपॉक। ये जो वर्ड यहां पर मैंने इस्तेमाल किया जी, एपॉक, एपॉक का मतलब होता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एक और वर्ड है इरा, इरा बड़े टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एपॉक छोटे इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। सो सबसे पहला जो इरा है, इरा नहीं कहना चाहिए, माय मिस्टेक, सबसे पहला जो एपॉक है, पहला जो हिस्सा है जिसमें यूनिवर्स की क्रिएशन के फौरन बाद, उसको हम कहते हैं प्लांक एपॉक। और ये लास्ट करती है, ये रही 0 से 10 रेज टू द पावर -43 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ी देर तक ये इरा ये जो एपॉक है ये रहा, और इसको हम कहते हैं प्लांक एपॉक। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमें, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वो एपॉक है, ये वो टाइम है कि जिसके अंदर एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, जो बिग बैंग में से जो एनर्जी निकली है वो पार्टिकल्स में उसकी कन्वर्जन इस टाइम के अंदर हुई है। वेरी 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 स्मॉल टाइम, यानी 0 से लेकर 10 रेज टू द पावर -43, दैट मीन्स फ्रैक्शन से भी कम। एंड देन द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड एपॉक इज कॉल्ड ग्रैंड यूनिफाइड एपॉक। ग्रैंड यूनिफाइड एपॉक, हमारा ख्याल ये है कि जी यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस हैं यूनिवर्स के अंदर, राइट नाउ वी नो कि यूनिवर्स के अंदर 3 एलिमेंट्री फोर्सेस हैं। पहले हम समझते थे 5 हैं, अब हमें पता है कि 3 हैं।
मज़ीद हम ये हमारा ख्याल है कि ये तीन की तीन फोर्सेस जो हैं ये भी किसी वक्त में एक हुआ करती थी, और वो जो टाइम जिसमें ये एक हुआ करती थी उसको हम कहते हैं ग्रैंड यूनिफाइड एपॉक। यानी इसके अंदर ये चारों फोर्सेस या तीन फोर्सेस जितनी भी एलिमेंट्री फोर्सेस हैं ये एक यूनिफाइड फोर्स से अलग हुई हैं और अलग अलग इनकी आइडेंटिटीज़ बनी हैं। और ये लास्ट किया है इसने 10 रेज़ टू द पावर -43 से 10 रेज़ टू द पावर -36 सेकेंड। आप देख रहे हैं कितने थोड़े थोड़े वक्फे में ये एपॉक्स जो हैं ये ख़त्म हो रही हैं। इतनी देर में एक वो जो बड़ी फोर्स थी, मेजर फोर्स थी, वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हुई है। उसी में ग्रेविटी भी है, उसी में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है, उसी में वीक न्यूक्लियर फोर्स भी है, उसी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है। ये सब एक ग्रैंड यूनिफाइड फोर्स से अलग हुई हैं इस टाइम में। नंबर 3 तीसरी जो एपॉक है, तीसरा जो टाइम है आफ्टर द बिग बैंग, ये वही है जी जिसमें हम सब बड़े इंटरेस्टेड हैं, और इसका जिक्र अभी मैं थोड़ी सी तफसील के साथ करूंगा। इसको हम कहते हैं जी इन्फ्लेशनरी एपॉक। ओके, इट इज इन्फ्लेशनरी एपॉक। इन्फ्लेशनरी एपॉक क्या है? ये वो टाइम है कि जिसमें यूनिवर्स अपनी क्रिएशन के बाद एकदम फैली है, बहुत छोटे से बहुत बड़ी हुई है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी एपॉक। और ये है जी 10 रेज़ टू द पावर -36 से लेकर 10 रेज़ टू द पावर, देखिए कितने टाइम कम के अंदर सब कुछ हो रहा है, -32 सेकेंड्स। ये बहुत बहुत छोटा टाइम है, बहुत छोटा टाइम। यूनिवर्स जो है वो एकदम बहुत छोटे साइज से बहुत बड़ी हुई है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी एपॉक, राइट। ये इन्फ्लेशन जो है ये खुद इंशाल्लाह इस पे बहुत तफसील से हम बात करेंगे। उसके बाद जनाब फोर्थ सेगमेंट जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रो वीक एपॉक। ये जो इलेक्ट्रो वीक एपॉक है इसमें भी कुछ फोर्सेस एक दूसरे से अलग हुई हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रो वीक फोर्स से अलग हुई है, और ये है जी 10 रेज़ टू द पावर -32 से 10 रेज़ टू द पावर दैट इज -12 सेकेंड्स। अच्छा, अगर आपको ये सारी बातें मुश्किल लग रही हैं तो मैं थोड़ा सा आसान करके ये कह दूं कि ये वो टाइम है कि जिसमें यूनिवर्स के हर कंपोनेंट ने अपनी अलग अलग आइडेंटिटी जो है वो बनाना शुरू कर दी थी। यानी यूं समझ लें कि जो एक साथ जो अमलगम बना था, जो एक साथ सब कुछ बना था, उसमें से हर चीज़ अलग अलग होना शुरू हुई, हर चीज़ की आइडेंटिटी सेपरेट होना शुरू हुई है। उसके बाद जनाब इलेक्ट्रोवीक एपॉक के बाद नंबर 5, अब मेरा ख्याल है जी अब जो मैं लिखने लगा हूँ ये आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप क्वार्क्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइम इज कॉल्ड क्वार्क एपॉक, और नाम से जाहिर है मैं ना भी बताऊं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जी इस एपॉक में क्या हुआ होगा। इस एपॉक में क्वार्क्स बने हैं, और क्वार्क्स जो हैं वो और दूसरे पार्टिकल्स का जिक्र यहाँ पर मैंने लिखा था ग्लूऑन्स। ये ग्लूऑन्स वो पार्टिकल्स हैं जो क्वार्क्स को बाइंड करते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स में हर तरफ क्वार्क्स और ग्लूऑन्स मौजूद थे, इसको हम कहते हैं क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। ये है जनाब क्वार्क एपॉक, और ये लास्ट हुआ है 10 रेज़ टू द पावर -12 से 10 रेज़ टू द पावर -6 सेकेंड तक। तवज्जो रखना जी। बस जी थोड़ा सा टाइम, इसको मैं कंप्लीट करूंगा जी। उसके बाद नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव हेडरॉन एपॉक। ये हेडरॉन एपॉक जो है ये 10 रेज़ टू द पावर -6 से 1 सेकेंड तक, अब मुबारक हो जी, यूनिवर्स को बने हुए 1 सेकेंड हो गया। यानी अभी तक यूनिवर्स को बने हुए 1 सेकेंड भी नहीं हुआ था जिसमें ये सब हो गया। यानी एनर्जी से पार्टिकल्स बन गए, फोर्सेस अलग अलग हो गई, पार्टिकल्स बन के अलग अलग हो गए, ये सब कुछ 1 सेकंड में हो गया, और यूनिवर्स पैदा होने के बाद एकदम बहुत बड़ी हो गई। आपको पता है इन्फ्लेशन में यूनिवर्स में कितना फर्क आया। यानी यूं समझ लें कि अगर यूनिवर्स इतनी सी थी तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड यूनिवर्स 10 लाइट ईयर्स बड़ी हो गई। आप समझ रहे मेरी बात? इन्फ्लेशन के दौरान यूनिवर्स एक एटम के साइज से 10 लाइट ईयर्स पे चली गई विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। दैट मीन्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एट द रेट ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट।
ठीक है जी, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से यूनिवर्स एक्सपैंड हुई है ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। ओके, और ये एक्सपेंशन स्पेस में हो रही है और टाइम में हो रही है, और उसके अंदर जितना मैटर है मजबूरन उसको भी साथ साथ फैलना पड़ रहा है। ये जुमला याद रखना, कल को इसी जुमले से हम बात को आगे लेके चलेंगे। यानी स्पेस और टाइम फैल रहा है और उसके अंदर जो मैटर है वो और एनर्जी उसको मजबूरन साथ साथ फैलना पड़ रहा है। सो दैट सिंपली मीन्स कि यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन है वो असल में स्पेस टाइम एक्सपेंशन है। बस ये बात को कंप्लीट करते हैं। मुबारक हो यूनिवर्स, एक सेकंड की हो गई है यूनिवर्स। बस जी थोड़ा सा सब्र, 10 मिनट और सब्र कर जाए जी। जिसने हैंड रेज किया है मैं इंशाल्लाह ताला उन सब के सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। पहले ज़रा थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट वी हैव, चलें जी हम आगे बढ़ जाते हैं। 7वें नंबर पे जो एपॉक है या 7वें नंबर पे जो टाइम है उसको हम कहते हैं लेप्टॉन एपॉक। और ये लेप्टॉन एपॉक का क्या मतलब है? ऑब्वियसली लेप्टॉन एपॉक का मतलब है ये वो टाइम है कि जिसके अंदर लेप्टॉन्स जो हैं वो डोमिनेंट थे। लेप्टॉन्स, आपको पता है लेप्टॉन्स पार्टिकल्स का एक पूरा ग्रुप है। लेप्टॉन एपॉक रहा है 1 सेकंड से लेकर 3 मिनट, यानी यूनिवर्स को बने हुए 3 मिनट का टाइम हो चुका है। और जनाब इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स फिर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। 8वें नंबर पे हम चले गए। मुबारक हो जी, यूनिवर्स 3 मिनट बड़ी हो गई है। ठीक है, यूनिवर्स 3 मिनट बड़ी हो गई है जी, मुबारक हो। उसके बाद अब जो ये जो एपॉक है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एपॉक। और ये न्यूक्लियर एपॉक, इसमें क्या हो रहा है और ये कब से कब तक है? न्यूक्लियर एपॉक है जनाब 3 मिनट से 20 मिनट तक। 3 मिनट से 20 मिनट तक इसके अंदर, मुबारक हो फिर से, इसके अंदर एटम्स के न्यूक्लियाई बने हैं। न्यूक्लियाई, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये फॉर्म हुए और इनको बनाने वाले क्वार्क्स हैं और क्वार्क्स को जोड़ने वाले ग्लूऑन्स हैं। सो ग्लूऑन्स ने, नाम ही देखें हमने उनका ग्लूऑन रखा हुआ है, ग्लू करना। ग्लूऑन्स ने क्वार्क्स को जोड़ा और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए। इसका मतलब है न्यूक्लियाई पैदा हो गए, न्यूक्लियस बन गए। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एपॉक। नंबर 9 पे आ गए। बस ये हम प्रेजेंट डे पे आने वाले हैं, आप थोड़ी सी तसल्ली रखें। अच्छा जी, नंबर 9 पे है जी फोटॉन एपॉक। ये फोटॉन कौन सा पार्टिकल है? ये वो पार्टिकल है जो लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है जी, कैरी करता है। इसको कहते हैं हम फोटॉन एपॉक। ये जनाब 20 मिनट से लेकर, ये जो टाइम है ये 20 मिनट से लेकर 3,70,000 साल तक है। 3,70,000 साल, अभी हम सालों में चले गए। और ये जो फोटॉन एपॉक है इसमें मोस्टली यूनिवर्स के अंदर फोटॉन्स जो हैं वो मौजूद थे। तवज्जो रखना जी, तवज्जो, थोड़ा सब्र, थोड़ी तसल्ली, थोड़ा सब्र, थोड़ी तसल्ली। ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो सब है तसल्ली। मेरे साथ चलना है तो थोड़ी तसल्ली, थोड़ा सा सब्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 पे हम आगे जी। 10वें नंबर पे जो एपॉक है उसको हम, ये तवज्जो रखना, ये वाला जो एपॉक है, ये वाला जो टाइम है, इसको जरा तवज्जो से सुनना। इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन एपॉक या एटम एपॉक। सो दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन और एटम एपॉक। और ये वो एपॉक है जी जो 3,70,000 साल के बाद का है। इसमें क्या हो रहा है, यानी ग्रेटर देन 3,70,000 ईयर्स, इसके अंदर एटम्स फॉर्म हो रहे हैं, एटम्स बन रहे हैं। तवज्जो रखना, एटम्स कैसे बनते हैं, एटम्स कैसे फॉर्म होते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर हो रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स वाले बखूबी इस बात को जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर जब होते हैं तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एटम्स फॉर्म हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियाई कैप्चर कर रहे थे। सो ड्यूरिंग दिस टाइम, अब
ये बोर्ड पे जरा तवज्जो रखना, मैं क्या हशर करने लगा हूं बोर्ड का, इधर देखना। ये जो रिकम्बिनेशन का टाइम है 3,70,000 साल के बाद का जो टाइम है, इसके दौरान एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई है। और ये एनर्जी रिलीज क्यों हुई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियाई ने कैप्चर करना शुरू किया। आपको पता है ना, एटम को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब एटम वापस फॉर्म होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। सो ये जो एपॉक है, इस एपॉक में एनर्जी रिलीज हुई है। अब ये मैंने डायग्राम, ठीक है जी, यहां तक मैंने पहुंचाया। इसके बाद दो एपॉक्स और हैं जिसमें गैलेक्सी की फॉर्मेशन है और स्टार्स की फॉर्मेशन है। वो एपॉक्स मैं यहां पे नहीं लिखने लगा हूं, बस ये बात को कंप्लीट करने लगा हूं। अब ये जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है, इसके अंदर सिर्फ पार्टिकल्स नहीं बने हैं, पार्टिकल्स के साथ उनके एंटी पार्टिकल्स भी बने हैं। ठीक है, तवज्जो से, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है। यानी अगर ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पार्टिकल्स का पूरा एक सेट बना के दिखाया, इन सारे पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स भी हैं। और ये भी हमें पता है कि जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और बनते कैसे हैं? जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है तो वो पार्टिकल्स भी बनाती है, एंटी पार्टिकल्स भी बनाती है। सो दैट मीन्स कि प्लांक एपॉक में जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई होगी तो उसने मैटर भी बनाया, एंटी मैटर भी बनाया। और हमारा ख्याल ये है कि आगे चल के मैटर और एंटी मैटर को फिर एक दूसरे को एनाइलेट कर देना चाहिए, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं। समहाउ मैटर और एंटी मैटर ने कंप्लीटली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं किया। इसको कहते हैं एनाइलेशन ऑफ मैटर। ये नहीं हुआ। तो यूनिवर्स में जब मैटर बना और जब एंटी मैटर बना तो उसमें से एंटी मैटर ने कुछ मैटर को खा लिया, एनाइलेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ मैटर बच गया, जो कि फिजिक्स की करंट अंडरस्टैंडिंग से बाहर। ऐसा कैसे हुआ, लेकिन हो गया। और वो जो बचा हुआ मैटर है उसी से गैलेक्सीज और सब कुछ फॉर्म हुआ। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में शुरू में सिर्फ मैटर और एंटी मैटर अगर इक्वल अमाउंट में बने भी तो उन्होंने इक्वल अमाउंट में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दिस इज स्टिल अ पजल एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट कि ये कैसे हो सकता है, बट इट हैपेंड। एंटी मैटर ने मैटर को पूरे तरीके से एनाइलेट नहीं किया। बहरहाल जी, बात को आगे लेके चलते हैं जी। इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह ये अलग फिजिक्स की डिस्कशन है। अब जनाब मैं एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये सारी एपॉक्स जो हैं, यानी बिग बैंग के बाद ये सारे जो इवेंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें से मोस्टली सारे इवेंट्स 20 मिनट के अंदर अंदर पूरे हो गए। न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए थे 20 मिनट में, देख रहे हैं आप। और फिर उसके बाद जब यूनिवर्स की एज 3,70,000 साल तक पहुंच गई, उसके बाद एटम्स फॉर्म होना शुरू हुए। और जिस वक्त एटम्स फॉर्म हुए उस वक्त कुछ एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियाई कैप्चर कर रहे थे अपने गिर्द ऑर्बिट्स में। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी आज भी यूनिवर्स में मौजूद है। यानी पार्टिकल्स बन गए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन इस इरा की, इस इलाके की, इस टाइम की ये रिलीज हुई भी एनर्जी आज भी यूनिवर्स में तैरती फिर रही है और आज भी मौजूद है। इसी को हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है जी, आई होप यू पीपल हैव नोन दिस। CMB जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, वो यही एनर्जी है। अगर आप बहुत आसान लफ्ज़ों में सुनना चाहते हैं मुझसे तो मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ। ये उस वक़्त एनर्जी रिलीज हुई है, ये उस वक़्त का सिग्नेचर है जब एटम्स बने हैं। ठीक है, ये एटम्स के बनने का सिग्नेचर है। और एटम्स कब बने हैं? जब ये सब कुछ हुआ। उससे पहले की सारी चीज़ों को मानेंगे तो फिर आप ये भी मानेंगे कि एटम्स भी बने होंगे। सो दैट सिंपली मीन्स कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये जो बची हुई रेडिएशन है, ये बिग बैंग के हक में एक बहुत बड़ा सबूत है। यानी ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि बिग बैंग हुआ था, क्योंकि अगर बिग बैंग हुआ था तो इसी तरतीब से हुआ था, और इसी तरतीब से चलते 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 आगे एटम्स बने थे, और जब एटम्स बने थे तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज हुई थी। ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एनर्जी है, ये हर तरफ है। ठीक है, ये हर तरफ मौजूद है। लेकिन अगर आप, और नाम से जाहिर है ये माइक्रोवेव्स में है। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव्स में है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक सेगमेंट होता है, माइक्रोवेव्स। अच्छा, अब एक बात करने लगा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली बस बिल्कुल अपने लेक्चर के मैं एंड पे पहुंच रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम मैं सेव करूंगा फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने हैंड रेज बीच में ही कर दिया था। तो मैं 2 मिनट मुझे दे दें जी, और उसके बाद फिर मैं बात आपके क्वेश्चंस के आंसर की तरफ जाऊंगा। ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, ये हर तरफ है, ठीक है। आपको याद है ये जो पुराने टेलीविजन होते थे, पुराने जो टीवी होते थे, ये जो नई जनरेशन है हमारी, इसको तो नहीं पता होगा। हमारे जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन जो है, क्या कहते हैं इसको आजकल, ये इंटरनेट वाले क्या कह रहे हैं, जनरेशन जी, जेन जी कहते हैं? अच्छा चले, कोई बात नहीं। ये जो जेन जी है, ये जो हमारी नई जनरेशन है, इसने बहुत सारी चीजें नहीं देखी, ठीक है। इसने बहुत सारी चीजें, हाँ, जेन जी ने नहीं देखी हैं। अच्छा, पुराने जमाने के जो टीवी हुआ करते थे, टेलीविजन, आजकल तो आपने आंख खोलते ही फ्लैट स्क्रीन देखी है, ये एलईडीज ये देखी हैं। पुराने ज़माने के टेलीविजन में जब चैनल नहीं आता था ना, जब चैनल ट्यून नहीं होता था, तो दाने दाने आना शुरू हो जाते थे और चिश इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी, राइट। सो ये जो उसका मतलब क्या होता था जी, देयर इज नो चैनल ट्यून्ड। आज के टीवी में जब चैनल ट्यून नहीं होता तो ब्लू स्क्रीन आ जाती है। पुराने वक्त के लोग जो है इस बात को याद करें कि जब कोई चैनल नहीं आ रहा होता था या चैनल बंद हो जाता था तो चिश और वो दाने दाने, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से था, ठीक है। यानी आपका टीवी जब कोई चैनल रिसीव नहीं कर रहा होता था तो वो इस एनर्जी को रिसीव करता था जो हर तरफ है। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने कभी वॉकी टॉकी पे बात की है? ये छोटे बच्चे जो ना जिद करते हैं जी हमें वॉकी टॉकी खरीद के दें, वॉकी टॉकी पे कभी बात की है? वॉकी टॉकी रेडियो सेट होता है, जब आप वॉकी टॉकी पे बात करते हैं ना, बटन दबा के बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, उसके बाद आप बटन रिलीज करते हैं, फिर अगले ने बात करनी होती है। तो जब आप कहते हैं ना जी हेलो हेलो, उसके बाद जब आप बटन रिलीज करते हैं और अगला भी अभी तक बोलना शुरू नहीं करता, तो दरमियान में इस तरह की आवाज आती है हेलो हेलो, और उसके बाद अगला बात करता है जी जी जी। वो जो आवाज आ रही है बीच में, वो बेसिकली आपका जो ट्रांसमीटर है, आपका जो रिसीवर है, वो CMB को रिसीव कर रहा है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो हर तरफ आपके मौजूद है, ये उसको रिसीव कर रहा है। सो दैट सिंपली मीन्स, इसको हम फिजिक्स की जुबान में स्टैटिक कहते हैं। जब आपका ट्रांसमीटर, जब आपका रिसीवर कुछ रिसीव नहीं करता तो वो इसको रिसीव करता है, इसको स्टैटिक कहा जाता है। दैट इज CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। हाँ, इसमें और इंटरफेरेंसेस भी हैं, लेकिन इसके अंदर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी शामिल है। लिहाजा आज बात यहाँ पहुंची, यूनिवर्स तख्लीक हुई, यूनिवर्स बन गई, और यूनिवर्स ने बनने के फौरन बाद इन मराहिल को पूरा किया और एकदम यूनिवर्स का साइज बढ़ा, एंड द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, एंड व्हाट एक्चुअली स्टार्टेड एक्सपैंडिंग वाज स्पेस, एंड इनसाइड द स्पेस वो जो मैटर था, मजबूरन उसको भी एक दूसरे से दूर जाना पड़ गया। सो दैट इज द स्टोरी, एंड फाइनली आई स्टॉप हियर। अब अगले एपिसोड में यहीं से हम कनेक्ट करेंगे कि जनाब यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपैंडिंग विद एटम्स इनसाइड इट, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच। आप सबसे दरख्वास्त है कि इतना तरह के सवाल कीजिएगा, मुझे टाइम लगेगा। तो अभी हसनैन इस्लाम ने मैसेज किया है, आप सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने जिक्र किया था ग्रेविटॉन का, तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, वो इस वक्त ग्रेविटॉन को ढूंढ सकता है? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? और कौन सा मैथमेटिकल मॉडल है जो इसे प्रेडिक्ट करता है ग्रेविटॉन को? आपने कहा ना कि होना चाहिए, तो कौन सा मैथमेटिकल मॉडल इसको प्रेडिक्ट करता है? अच्छा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर एक पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए हमें
प्रीवियस पार्टिकल्स जो हैं उनको ब्रेक करना पड़ता है और उनकी जो कपलिंग है उसको तोड़ना पड़ता है ताकि पता चल सके कि ये अंदर कौन से पार्टिकल्स इसको कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि क्या LHC जो है लार्ज हेडरॉन कोलाइडर विच इज़ अ मशीन जिसमें हम पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है, क्या उसकी करंट कैपेबिलिटी है कि वो पार्टिकल्स को तोड़ के उसमें से ग्रेविटॉन निकाल सके? तो इसका आंसर है जी नो, नहीं। LHC पे ग्रेविटॉन डिस्कवर नहीं हो सकता अनलेस कि आप उसको बहुत हैवीली अपग्रेड करें, फिर कहीं जाकर ग्रेविटॉन शायद आपको मिले। और ये जो मैथमेटिकल मॉडल है जो इसको प्रेडिक्ट करता है उसको हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। और अभी मैं वो उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारी ऑडियंस अभी शायद सारी उस लेवल पे ना हो, बट ये जो पार्टिकल्स के हवाले से सारी बात हमारी चल रही है, फिज़िक्स की जो लेटेस्ट बातें हैं वो ये हैं कि मे बी ये पार्टिकल्स हैं ही नहीं, दीज पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये जो क्वार्क्स हैं, ये जो जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये हैं ही नहीं, रादर दे आर फ्लक्चुएशंस इन द फील्ड्स ऑफ द एनर्जी। लेकिन बहरहाल मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, लिहाजा पार्टिकल्स का स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि देयर मस्ट बी ग्रेविटॉन, लेकिन आपका LHC रेडी नहीं है उसको डिस्कवर करने के लिए। सो आई रियली डोंट नो कि हम किस तरीके से ग्रेविटॉन तक पहुंच पाएंगे या शायद ना पहुंच पाएं। वी रियली डोंट नो। जिस प्रश्न में काफ़ी देर से चर्चा है, आपके सबसे छोटे स्टूडेंट जी इस मुबशर कहिए, लेकिन टाइम कम है हमारे पास। जी मेरा मेरा वो लैपटॉप स्लीप पे चला गया था, उसी पे जब वो मीटिंग से वो लीव कर लिया था, तो बिकॉज माय लैपटॉप में कुछ स्लीप तब क्या करती है। राइट, ओके। सॉरी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? मुझे तक आवाज़ सही नहीं आई। माय लैपटॉप वेंट टू स्लीप, तो क्या आप बता सकते हैं कि उतनी देर क्या लर्न किया था? जितनी देर आपका लैपटॉप बंद है उतनी देर हमने क्या बात की, ये पूछ रहे हैं आप? दैट इज अच्छा, आई रियली डोंट नो व्हेन योर लैपटॉप वेंट ऑफ, बिकॉज मैं आखिर में बात ये कर रहा था जी कि मैं बड़ा सीक्वेंस में मैं खुद भी मेरे जहन से निकल जाते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था। सो यही बात हम कर रहे थे कि जी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है ये उस वक्त की बची हुई रेडिएशन है जब एटम्स फॉर्म हुए थे यूनिवर्स में। ये बात हुई थी जी लास्ट में। CMB जो है वो एटम्स के बनने के वक्त की निशानी है। मुझे हमारी सेक्शन से याद आ गई है। राइट, थैंक यू। बशीर अहमद है, उन्होंने सवाल किया है जिस पर क्या हम पूरे यूनिवर्स के बारे में बता सकेंगे कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है? एक तो यूनिवर्स का एक्चुअल साइज जो है वो है, एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स कितनी नज़र आती है। तो कितनी नज़र आती है वो तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअली कितनी बड़ी है ये हमें नहीं पता, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यूनिवर्स का कुछ हिस्सा मौजूद तो है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये देख लें कि यूनिवर्स को बने हुए 13.6 बिलियन ईयर्स हो गए। सो 13.6 बिलियन ईयर्स से यूनिवर्स एक्सपैंड करती चली जा रही है। अगर आप इसके उस जगह पे मौजूद हों जहाँ पे बिग बैंग हुआ था, अगर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आप खड़े होते तो यूनिवर्स का एज 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर आपको नज़र आएगा। और हो सकता है कि उससे आगे भी यूनिवर्स का कुछ सेक्शन मौजूद हो, लेकिन वो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि वो हमसे इतनी ज़्यादा स्पीड से दूर जा रहा है कि जनाब वो मे बी लाइट की स्पीड से भी दूर जा रहा है, शायद इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। बात ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो आपसे 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर आपको उसका एज नज़र आएगा अगर आप सेंटर में खड़े हो जाएं जहां बिग बैंग हुआ था। सो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और है और रियल यूनिवर्स और है, वो हमें नहीं पता वो कहां तक है। जी और किसी ने अगर अपने सवाल करने हैं
वाजिब रियाज है, तो इन्होंने लिखा है कि डिड बिग बैंग हैपन एवरीवेयर? बिग बैंग हैपेंड हर एट, जगह बिग बैंग नहीं। सॉरी फिर बताएंगे जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी कम आ रही थी जी, कम आ रही थी। बाकी सर आपकी आवाज बंद मैं हो गई। म्यूट पे है। थोड़ी कम आ रही थी आपकी आवाज़, दोबारा बताएंगे? वाजिब रियाज कहते हैं, पूछ रहे हैं कि डिड बिग बैंग हैपन एवरीवेयर? नो 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 नो, बिग बैंग हर जगह नहीं हुआ, बिग बैंग एट अ स्पॉट हुआ और वहाँ से स्पेस टाइम एक्सपैंड करना शुरू किया। सो दैट वाज अ वन पॉइंट, दैट वाज सिंगल वन पॉइंट। मैंने उनको कहा दैट द यूनिवर्स एक्सपैंड्स। राइट राइट। अच्छा, हमारे साथ आज दिलशाद बुखारी है और उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दिलशाद बुखारी साहब अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें। जी। जी एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर आपकी इस लेक्चर में आने के लिए। मैं आपका एक रिमोट और वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपका फ़ैन और बहुत कोशिश है कि आपसे मैं ज़रूर करनी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरा शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होगा, बिकॉज मेरा पहला सेशन मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी मैं लिबर्टी ले लूँ डिफरेंट तरह का सवाल करने की। मोस्ट मैं वेलकम। चाह रहा था डॉक्टर साहब, आपका ड्रीम क्या है, आपका विजन क्या है एस्ट्रोनॉमी के एजुकेशन को लेके, और आप किस तरह की सोसाइटी के चेंज और सक्सेस के लिए आप उसको एम करेंगे? थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जी मुलाकात सबसे करनी है, बिल्कुल करनी है जी। और मेरा इंशाल्लाह जिस तरह प्लान चल रहा है तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे, मुलाकात होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका बहुत मुख्तसर अगर मैं जवाब, लंबी बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन बहुत मुख्तसर जवाब ये है, विज़न मेरा ये है कि बहुत एडवांस ऑब्जर्वेटरीज़ और बहुत एडवांस एस्ट्रोफिज़िकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में बनाई जाएं, ताकि कोई भी शख्स बाहर जाने का ना सोचे बल्कि बाहर वाले यहाँ आने का सोचें। दैट इज़ माई विजन। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बट सोचने में क्या हर्ज है। मे बी अल्लाह तो यकीनन मिरेकल्स करता है, तो कभी इंशाल्लाह हम इस पे ज़रूर इसमें पूरा उतरेंगे। आज जहाँ बैठे हुए पहले भी कभी यहाँ भी नहीं थे हम, जितनी छोटी सी टेलीस्कोप आज मेरे पास है पहले वो भी नहीं थी, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। बट माई विजन इज़ टू बिल्ड अ बिग टेलीस्कोप एंड अ फैसिलिटी, और उसमें अच्छा सा इक्विपमेंट हो, ताकि आप यहीं से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के एक्सो प्लैनेट्स देख सकें, आप क्वेज़ार्स डिस्कवर कर सकें और बहुत कुछ कर सकें। और ये सारी चीज़ें, ये दिस इज़ माई विजन इंशाल्लाह ताला। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, so much for this. थैंक यू जी, थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, किसकी आवाज़ है ये? मोहम्मद अबीद, आप थोड़ा सा रुक जाएंगे। आपसे पहले मोहम्मद अशर अली ने मैसेज किया है काफ़ी देर से। जी अशर अली, प्लीज कहिए। जी जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम बाकी सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने लिखा था कि बहुत लंबी लिखी है, मैं एक सेकंड मुझे देखना दोबारा पढ़ लूँ। ज़रूर ज़रूर। लिखा था। अच्छा जी हाँ, मैं पूछ रहा था आपने जो वो वाली स्टेज की बात की थी। अच्छा उसके लिए सॉरी, मैंने तो बीच में से ज्वाइन किया था क्योंकि मैं ऑफिस हूँ, तो मेरा शुरू का हाफ मैंने मिस कर दिया था। मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा उस स्पेस का जो आपने शायद सेकंड पेज में बोला था, जहाँ पे एक बहुत ही तेज़ी से पूरा टाइम एंड स्पेस एंड मैटर से फैला था विद इन अ सेकंड या समथिंग लाइक दैट। आई तो थिंक उस फेज में जी इन्फ्लेशनरी एपॉक। जी जी जी, तो उस फेज में जो मैटर आपने कहा कि इतनी तेजी से फैला है पूरी एक सिंगल पॉइंट से पूरी यूनिवर्स में, इतनी स्पीड में वो इसी फॉर्म में फैला था लाइक रॉकी एंड गैसी स्टेट्स, या कोई और स्टेट थी उनकी फॉर्म कुछ अलग थी? क्योंकि इतनी तेज तो ये वाले मैटर क्या साइंटिफिकली पॉसिबल है फैलना या इतनी तेज मूव करना जिस फॉर्म में अभी गैसी और रॉकी स्टेट्स में है मैटर, या वो कोई और फॉर्म में था? अच्छा जी, ये इन्फ्लेशनरी एपॉक है जिसमें यूनिवर्स बहुत तेज़ी से फैली है, लेकिन आप ये देखें कि ये उस वक़्त की बात है जब कोई पार्टिकल्स अभी एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुए। सो इसमें अभी भी यूनिवर्स उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में वो आज थी, लेकिन अभी हम कहते हैं कि जी मैटर वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकता। बट ये याद रखें कि यूनिवर्स की जो उस वक़्त की एक्सपेंशन थी वो स्पेस टाइम एक्सपेंशन थी। तो मैटर जो है
वो इतना तेज मूव नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन जिस स्पेस में वो मैटर है, अगर वो स्पेस उसको लेकर दूर जाना चाहता है विद ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यस इट कैन, बिल्कुल हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, मोस्ट थैंक वेलकम। यू सर। मोहम्मद अवेद जी, आप सवाल करना चाहते हैं? मोस्ट वेलकम जी, ज़रूर। हमारे पास 5 से 6 मिनट का। जी जी बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि जब यूनिवर्स में एटम्स बने और एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई, जी तो ऐसा था ना कि उस टाइम पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी। तो जब इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई थी अचानक से, उसका क्या हुआ था एनर्जी का? वो जाहिर है वो कहीं तो गई होगी ना एनर्जी। जी, अगर तो आप इस रीजन की बात कर रहे हैं जी, ये जो रिकम्बिनेशन या एटॉमिक एपॉक की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी जो है, जब भी एटम्स फॉर्म होते हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। मोस्टली वो एनर्जी ऑलमोस्ट जितनी रिलीज हुई है वो आज भी वैसी की वैसी है, उसका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो एनर्जी आगे किसी प्रोसेस में यूज़ नहीं हुई। वंस एटम्स फॉर्म हो गए तो एटम्स फिर आगे उनकी स्टेट्स चेंज होती चली गई, हाइड्रोजन बन गई, लिथियम, हीलियम, ये चीज़ें बन गई, फिर स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। लेकिन इस मौके पर जो एनर्जी रिलीज हुई, ऑब्वियसली यूनिवर्स एक्सपैंड होती चली गई, तो ये एनर्जी पूरी यूनिवर्स में फैल गई, तो ये आज भी मौजूद है। ऑलमोस्ट जितनी निकली थी वो आज सारी की सारी मौजूद है। तो सर ये डार्क मैटर है, ये भी कोई एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है या इसकी कोई हम कह नहीं सकते कि इस फॉर्म में? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में नहीं, इस प्रोसेस में उसका जिक्र हमने नहीं किया, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये विजिबल मैटर के लिए है, जो कुछ भी हमने बात की है। इसी के अंदर अगर इसी प्रोसेस के पीछे छुप के कुछ और भी क्रिएट हो गया जिसका हमें फिलहाल पता नहीं है, तो वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। यानी जब हम ये समझ रहे थे कि क्वार्क्स बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, उस वक्त शायद कुछ और भी बन रहा था जो हमारी नज़र से बच गया है, वो आज भी मौजूद है यूनिवर्स में, तो यकीनन बिग बैंग के वक्त ही बना होगा। सो दैट समथिंग विच वी डोंट नो, लेकिन उसका असर है वो डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है। उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन बना वो इसी दौरान है। लेकिन बस यूँ समझ लें कि 4 बंदे जब निकल के जाते हैं तो 2 पीछे छुप के भी साथ साथ निकल जाते हैं, वो है बेसिकली। जी, बहुत शुक्रिया। Thank you. हम एक ही सवाल इसमें ले सकते हैं। मोहम्मद सुल्तान जी, आप सवाल कीजिए। मोहम्मद, आपने हैंड रेज किया है, आप सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, 3 मिनट का। क्या कोई और सवाल करना चाहें? जी, मेरा एक सवाल है, वो ये कि यूनिवर्स के बारे में हमने ये सुना है कि सूर्य जब ये दुनिया में आई तो उस वक्त ये खुली थी और इसमें रोशनी का गुजरत नहीं था, लेकिन बाद में फिर ये दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हुई। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसका आपने जिक्र नहीं किया, इस पे काफी थोड़ा सा गाइड करें। जी, यूनिवर्स जब बनी है, जब फॉर्म हुई है, तो डेंस थी, बहुत ज़्यादा डेंस थी, और बिल्कुल आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया ऐसे ही है। इसको हम कहते हैं ओपेक, ओपेक थी यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो ओपेक होना है कि जब एनर्जी उसमें से पास नहीं हो सकती थी और एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ एनर्जी का या लाइट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, वो तकरीबन ये इरा है, ये वाला इरा है। यानी फर्स्ट एपॉक से लेके 8th एपॉक तक ये वो टाइम है जिसमें यूनिवर्स ओपेक है। और इधर आके ये फोटोन इरा जो है, देखें इसका नाम भी फोटोन एपॉक है, ये वो एपॉक है जिसमें यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुई है, बड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, और एनर्जी फ्रीली इसके अंदर से मूव करना शुरू हो गई। तो ये 9th लेवल पर, यानी आफ्टर द 20 मिनट्स ऑफ इट्स क्रिएशन, यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, और फिर उसके बाद से एनर्जी हर तरफ जा सकती थी। जी, हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ले सकते। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो भी सवाल आप पूछना चाहें व्हाट्सएप पे, ईमेल और मेल वगैरह मौजूद है। इसके अलावा फिर मैसेज पर भी आप किसी वक्त भी अपने सवाल कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह अपनी बच्चे हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।
बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जी ज़रूर ज्वाइन करें जी नेक्स्ट वीक और देखें कि फिर आगे यूनिवर्स कहाँ से कहाँ पहुँची। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।